Good morning, ninth class. We are on the third chapter of history, Nazism and the rise of Hitler. Okay, interesting chapter and a very important chapter. Today we will try to just understand this chapter as a story, and then we will go into the details of each and every part of this chapter. ठीक है? So let us start, and all of you just concentrate and just listen to it as a story. Now as you may have noticed कि जैसे अपनी बहुत बार कोई भी जैसे मूवीज या किसी में कैसे दिखाते हैं कि पहले तो फ्लैशबैक, पहले एक मेन इवेंट दिखा देते हैं, फिर उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं, है ना? वैसे ही जनरली अपनी हिस्ट्री की बुक्स में चीजें दी हुई है. तो जो फर्स्ट पेज है उसमें दे आर जस्ट टेलिंग अस अबाउट वन लिटिल बॉय, अ जर्मन बॉय हु हर्ड हिज पेरेंट्स टॉकिंग कि अब तो जो है अलाइज जो है वो जीत गए हैं, तो वो सेम चीज करेंगे हमारे साथ जो इन लोगों ने यानी जर्मन ने और नाजीज ने जो है ज्यूज और क्रिप्टन लोगों के साथ किया था. सो दे वर एक्चुअली जस्ट डिस्कसिंग कि अगर इतना मतलब क्रूअल बिहेवियर उनके साथ होगा, इससे बेटर तो है शुड दे कमिट सुसाइड और शुड दे बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस. और बाद में इसमें यही दिया हुआ है कि लेटर ऑन एक्चुअली द बॉय वाज रियली स्केयर्ड फॉर मेनी इयर्स एंड ही एक्चुअली रिफ्यूज्ड टू ईट फूड at home because he always was scared because he heard his parents talking that apne ko should they kill, only should the father should kill himself or they should kill the whole family. Later on they spent a nice time and then his father committed suicide. He was actually one of the officers in the Nazi army. फिर उसके बाद इसमें ये भी लिखा हुआ है कि हिटलर along with his propaganda minister Goebbels and his entire family also कमिटेड सुसाइड. अब देखो इन्होंने ऐसा कितना क्रूअल काम किया होगा कि इतने ज्यादा स्केयर्ड है कि जो इन्होंने लोगों के साथ काम किया है, जितनी क्रूएलिटी से उनको मारा, अगर ऐसा ही इनके साथ हो इससे बेटर तो इन्होंने सुसाइड ही कर लिया. तो उसके बाद आगे यही दिया हुआ, दे एक्चुअली किल्ड many people, 6 million Jews, so many gypsies, so many Germans who were actually physically disabled. तो इसके मतलब they actually did so you can say harsh things और इतना inhuman activities की है कि they were scared of what the punishment would be to them. अब आ जाते, this was the main one kind of incident that they are showing and then we move back to the whole story. As we start the story with the First World War. First World War जब हुआ था तो क्या हुआ कि it was obviously fought between two great powers, Central and the Allied powers. तो Central में अपने थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया and few more countries और Allied में थे इंग्लैंड, फ्रांस and Germany. तो initially तो Germany was winning in many of the areas and occupied France and Belgium. बट स्लोली जब यूएस की एंट्री हुई अलाइज की साइड से 1917 में, तो फाइनली द सेंट्रल पावर्स वर डिफीटेड और जर्मनी और सेंट्रल पावर्स जो है वो डिफीट हो गए थे. एंड उसके बाद उसी सिचुएशन में उसी टाइम हम नोटिस करेंगे कि ये जो जर्मनी डिफीट हो गई थी इसका जो फायदा उठाया जो पार्लियामेंट्री पार्टीज है कहाँ पे, जर्मनी में. और इन लोगों ने जर्मनी में एक रिपब्लिक फॉर्म कर ली. ठीक है, जर्मन पार्लियामेंट अब इलेक्टेड थी, रिश्टैग बोलते हैं उसको, और प्रॉपर हम बोलेंगे इक्वल बेसिस पे यूनिवर्सल वोट वाला सिस्टम उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज द जर्मनी वाज डिफीटेड इन द वॉर, और जब भी कभी वॉर में कोई डिफीट होता है तो क्या होता है, आपको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, पीस ट्रीटी बिटवीन द डिफीटेड एंड द विक्टोरियस कंट्रीज. और फिर वो लोग उसमें कुछ क्लॉज देते हैं. ऑब्वियसली जो क्लॉज होते हैं वो हार्श किससे होंगे, जो कंट्री हारी है उसके ऊपर. तो जो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी, बहुत ज्यादा इंसल्टिंग थी. किसके लिए, जर्मनी के लिए. उसमें उन लोगों ने 13% ऑफ जर्मनी की कॉलोनीज ले ली थी, 75% ऑफ आयरन और 26% ऑफ उनके कोल रिसोर्सेज ले लिए थे. उनको बोला आप डीमिलिटराइज करोगे, यानी आप आर्मी अपनी जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते हो. इसके अलावा उनको 6 बिलियन पाउंड
एज वॉर कंपनसेशन देना था, मतलब दे वर सेइंग दैट बिकॉज यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर so you will have to pay this much of money. So it was really very very insulting for Germany and especially जो people of Germany है जो हमेशा से strong रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी psychologically कि हम लोग हार गए हैं और हमें इतनी इंसल्टिंग चीजें साइन करनी पड़ रही है और हमें सारी की सारी जो बातें हैं वो बाकी पावर्स की माननी पड़ रही है। तो उन्होंने क्या किया, और ऑब्वियसली अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो होगी, इतने पैसे दे रहे हैं और वॉर्स में लोन भी लेती हैं कंट्रीज, बट इसके साथ साथ ये जो नई वेमर रिपब्लिक बनी थी ना, लोग इनको दोष देने लग गए। क्यों? बिकॉज इनको साइन करनी पड़ी थी ट्रीटी। लोग जो है वो ये बोल रहे थे कि उनको ट्रीटी साइन नहीं करनी चाहिए, जो ट्रीटी बिकॉज नवंबर में साइन हुई थी तो इनको नवंबर क्रिमिनल्स के फॉर्म में जो जर्मनी के लोग हैं वो वॉक करने लग गए थे। दो बिकॉज कॉमन पीपल बिलीव कि हो सकता है जर्मनी जीत जाती है, अभी कोई जरूरत नहीं थी पीस ट्रीटी साइन करने की। बट वॉट एवर इट बी, लोग जो है वेमर रिपब्लिक से एकदम भी हैप्पी नहीं थे। एंड अभी नई नई ये रिपब्लिक और ये डेमोक्रेसी जैसा कुछ आया था जर्मनी में, बट द पीपल वर नॉट हैप्पी बिकॉज दे हेल्ड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑफ जर्मनी। अब क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी यूरोपियन सोसाइटी में क्या हुआ कि लोग जो हैं अब सोल्जर्स को ज्यादा ग्लोरीफाई करने लग गए कि सोल्जर्स बनो। मीडिया ने भी बोला बहुत अच्छी लाइफ होती है सोल्जर्स की, जबकि एक्चुअली में ऐसे कोई इतनी अच्छी लाइफ नहीं थी, बट दे वर डूइंग लाइक दिस सो दैट अब नाउ दे वांटेड कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ भी हुआ, ऐसी कोई वॉर, तो हर कंट्री जो है वेल प्रिपेयर्ड हो एंड शुड बी इजीली एबल टू फेस दी अदर कंट्री। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। नाउ जर्मनी में एक जो और बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम हुई थी वो थी कि जर्मनी को अब देना था बहुत सारा लोन। पहले तो वॉर के लिए लोन भी लिया हुआ था, कंपनसेशन भी देनी थी, तो अब इतने पैसे तो थे नहीं इनके पास। ये सारे के सारे पैसे कैसे दे रहे थे उनको? गोल्ड के फॉर्म में, गोल्ड रिजर्व में। अब गोल्ड रिजर्व भी कम होने लग गए तो जर्मनी ने बोला हम और पैसे नहीं दे सकते हैं। तो बहुत सारी, जैसे फ्रांस है, उन्होंने जो जर्मनी की मेन एक एरिया थी इंडस्ट्रियल एरिया रूर, उसको मतलब अपने अंडर ले लिया, वहां से भाई कोल वोल हम लेंगे। जर्मनी ने सोचा क्या करें, तो जर्मनी ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, बहुत सारे पैसे प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। अब इतनी करेंसी उन्होंने प्रिंट की, दे डिड नॉट थिंक कि ये जो अपना अभी भी चलता है ना कि $1 इज इक्वल टू सपोज अगर इंडिया की करेंसी के बारे में बात करें तो 70 रुपीज होते हैं, 65 रुपीज, वॉट एवर इट इज। वैसे एवरी कंट्री इज रिलेटेड एंड देयर करेंसीज आर ऑल्सो लिंक्ड। पर उन्होंने तो इतनी मनी जो है प्रिंट की, इतनी सर्कुलेशन में लेके आ गए कि उनकी जो करेंसी है जिसको मार्क बोलते हैं वो धीरे धीरे एकदम ही उसकी वैल्यू कम हो गई। इतनी कम हो गई कि अप्रैल में $1 वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। और इमेजिन जुलाई में जो है $1 इज इक्वल टू 3,63,000 मार्क्स, और ये वैल्यू बढ़ती ही जा रही थी लैक्स एंड करोड़ में। मतलब मार्क्स की जो वैल्यू है वो इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई कि हम लोग मतलब वी इवन कैन नॉट इमेजिन इट कि आप इवन इफ दे वांटेड टू गो टू बाय अ ब्रेड तो उनको इतनी मतलब भर भर के पैसे उनको करेंसी लेके जानी पड़ती थी। और ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, चीजों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। जैसे ऐसे एक लोग को ब्रेड, एक इनको ब्रेड लाने के लिए भी बहुत सारे कार्ट लोड भर भर के करेंसी लेके जानी पड़ती थी। सिचुएशन हो गई थी जर्मनी की बहुत ही खराब। इस टाइम पे यूएस आगे आया एंड यूएस सेड आई विल हेल्प यू, आई विल गिव यू फ्यू लोन, और एक प्लान इंट्रोड्यूस किया, डॉट प्लान जिसको बोलते हैं, कि जर्मनी की जो पोजीशन है वो थोड़ी ठीक हो जाएगी, और थोड़ी ठीक होने भी लग गई थी। बट अब क्या हुआ, क्योंकि वो सिर्फ यूएस के लोन पे डिपेंड होके वो लोग अपनी इंडस्ट्रीज और बाकी चीज धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे, टोटली लोन पे। अब क्या हुआ कि आफ्टर whenever there is such kind of big war or something of this sort, तो हमेशा क्या होता है उसके कुछ सालों बाद बहुत years of depression आ जाते हैं, यानी कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बहुत सारी हो जाती है बाकी प्रॉब्लम्स के साथ। तो अब क्या हुआ, अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो गया 1929 में। 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स जो हैं
वो एक साथ बिक गए 1929 में। तो उससे स्टार्ट हो गया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। फैक्ट्रीज बंद होने लग गई, एक्सपोर्ट्स अब एकदम कम होने लग गए, फार्मर्स के पास काम नहीं था, लोग अपने पैसे वापस ले रहे थे। यूएस की खुद की इकोनॉमी इतनी ज्यादा इससे क्या होगी, मतलब बैडली इफेक्ट हो गई। तो जब उनकी खुद की ही प्रॉब्लम आ रही है तो वो बेचारे जर्मनी को कैसे लोन देंगे? तो ऑब्वियसली उन्होंने लोन देना बंद कर दिया और जिसके कारण जर्मनी जो है अगेन प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आ गई। एक अमेरिका पे इफेक्ट हुआ तो डायरेक्टली क्या है, जर्मनी पे भी इफेक्ट हुआ। लोगों के अब काम छूटने लग गए और लोगों के पास जिनको मिलते थे उनको भी बहुत कम वेजेस मिलती थी। अनएम्प्लॉयमेंट 6 मिलियन तक हो गया था। लोग जो है प्लेकार्ड्स लेके घूम रहे थे कि कोई भी काम दे दो, वी आर रेडी टू डू वर्क। एकदम जॉब्स अवेलेबल नहीं थी, प्रॉपर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। सैलरीड एम्प्लॉयज और पेंशनर्स जो है उनको भी बहुत कम पैसे मिल रहे थे। करेंसी की वैल्यू कम हो गई थी, जिनकी सेविंग थी उससे भी नहीं, लोग लंबी लंबी लाइन में, यू कैन सी फ्यू पिक्चर्स इन योर बुक ऑल्सो कि लोग कैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर वेट करते थे कि कोई जॉब मिल जाए। लोगों की हालत एकदम खराब हो गई थी। प्रोलेटराइजेशन आ गया था। प्रोलेटेरियनिज्म का मतलब होता है बेसिकली बहुत गरीब हो जाना। तो वर्किंग क्लास भी बहुत पुअर हो गई थी। लोगों को लग रहा था क्या करें, जो मदर्स है उनको लग रहे थे बच्चों को कैसे खिलाए, जो बिजनेसमैन है उनके भी बहुत क्राइसिस हो रही थी। अब क्या हुआ इस सिचुएशन में, क्योंकि वेमर रिपब्लिक कुछ सॉल्व नहीं कर पा रही थी तो लोग वेमर रिपब्लिक से टोटली डिसअपॉइंटेड थे और इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे कि दे वांट, अब उनका कोई भरोसा नहीं रहा था कि सब डेमोक्रेसी रिपब्लिक में। एक तो जो वेमर रिपब्लिक है वो खुद ही है ना, इतने तो पॉलिटिशियन गवर्नमेंट से बनी थी, खुद ही वो लोग अपने इतने बार मिनिस्टर्स चेंज कर रहे थे, कैबिनेट चेंज कर रहे थे और है ना मतलब चीजें जो अपने रूल्स वगैरह है उससे भी वो फिक्स नहीं थे। सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया था और वो बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं उनका बहुत लिबरल यूज कर रहे हैं और 20 डिफरेंट कैबिनेट्स हो गए थे 239 डेज में ही। तो पार्लियामेंट जो उनकी अच्छे से नहीं चल रही थी और मतलब ना हम बोलेंगे बिकॉज पॉलिटिशियन है तो अलग अलग टाइप के सब लोग पार्टीज में थे ना, वो लोग एक साथ मिलके कुछ काम कर रहे थे ना, कोई सॉल्यूशन हो रहा था। तो पीपल वर रियली डिसअपॉइंटेड एंड दे डिड नॉट हैव एनी होप इन डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। और इसी टाइम पे वी सी द एंट्री ऑफ हिटलर। Now, before moving on to the details for how Hitler, whatever the Hitler did, थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं। हिटलर जो है बेसिकली 1889 में ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुए थे और पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेक हुआ था तो बेसिकली इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी एज अ मैसेंजर, पर इनका काम बहुत अच्छा था कि ही बिकेम कॉर्पोरल और उसके बाद ये जो है इन्होंने बहुत सारे मेडल्स भी जीते थे। जब जर्मनी हारी किसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ही वॉज रियली अपसेट एंड एंग्री ऑल्सो। बट जब आगे इन्होंने देखा, इन्होंने उसके बाद ज्वाइन कर ली थी 1919 में एक स्मॉल ग्रुप जर्मन वर्कर्स पार्टी और बाद में खुद उसके हेड जैसे बन गए थे और उसको रीनेम कर दिया था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको हम नाजी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुई ना, तब तो ही वाज अगेन वेरी फ्यूरियस, ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। तो अब इन्होंने कोशिश भी की थी कुछ एरिया को कैप्चर करने की, इनको अरेस्ट कर दिया गया था तो ज्यादा तब तक कुछ कर नहीं पाए थे। बट एक्चुअली में इनकी जो पार्टी है ना, ये इनका मोबिलाइजेशन जो है या इनकी जो फेम है वो बेसिकली 1930s के बाद ही ग्रो हुई। तो ग्रेट डिप्रेशन के कारण, क्योंकि जब बैंक बंद हो गए, लोगों के पास काम नहीं थे, तो ये अपना एक ऐसा प्रोपेगेंडा लेके आए थे जिससे लोगों को होप मिल गई थी। एक्चुअली में 1928 में जब नाजी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था तो 2.6% से ज्यादा इनको वोट नहीं मिले थे, अराउंड 2.6% मिले थे रिश्टैग के लिए, रिश्टैग जो जर्मनी की पार्लियामेंट है। बट 1932 में 37%, सोचो 2.6 से 37%, इतना बड़ा और लार्जेस्ट पार्टी हो गई थी इस टाइम पे। अब ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज ही वॉज अ ब्रिलियंट स्पीकर, ओरेटर जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते थे, एक पैशन था इनके वर्ड्स, ये जब बोलते थे ना तो लोग पूरा मोटिवेटेड हो जाते थे। ही सेड, ही प्रॉमिस्ड कि if you people vote for us, we'll give you a very strong nation,
जो सिटी ऑफ वर्सेल्स में ह्यूमिलिएशन हुई है उसका रिवेंज लिया जाएगा, लोगों की जो रिस्पेक्ट है उसको मैं वापस लाऊंगा, लोगों को काम दिलाऊंगा, और है ना फॉरेन इन्फ्लुएंस जो है वो इंडिया से सब हटा, फॉरेन इन्फ्लुएंस सॉरी जर्मनी से है वो सबका सब मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो उनका जो पॉलिटिक्स का स्टाइल था एंड द वे ही यूज्ड टू डिलीवर whatever he used to speak, लोग जो मोबिलाइज हो जाते थे, मतलब लोग एकदम मास में आते थे इनकी बातें सुनने, एकदम इसको फॉलो करते थे। इन्होंने अपने अलग अलग सिंबल्स बनाए थे, रेड बैनर्स बनाए थे, स्वास्तिक जैसा साइन था, थोड़ा उल्टा स्वास्तिक टाइप का, नाजी सैल्यूट था इनका, लोग मतलब अलग साइड से अप्लॉज करते थे इनकी स्पीचेस पे, एकदम देख के लोगों में भी क्या है एक एनर्जी जैसे आ जाती थी, इनको सेवियर मानने लग गए थे लोग कि अब जो हिटलर है वही एक मसीहा है, वो ही अपनी कंट्री के लिए क्या कर पाएगा, कुछ कर पाएगा। तो ऑब्वियसली जब एक बार ये लोग जीत गए तो उसके बाद क्या हुआ, 30 हम देखेंगे 30 जनवरी 1933 को जो प्रेसिडेंट थे हिडेनबर्ग, इन्होंने चांसलरशिप इसको इनको हाईएस्ट पोजीशन जो होती है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में वो हिटलर को दे दी थी। अब हिटलर ने ऑब्वियसली अब इस टाइम पे इन्होंने सोचा कि डेमोक्रेटिक रूल को अपने को हटाना है यहाँ से और डिक्टेटरशिप लानी। तो इसी टाइम से पता नहीं ये मिस्टीरियस कैसे हुई इज एक्चुअली समथिंग दैट पीपल डोंट नो कि जर्मनी के पार्लियामेंट में आग लग गई। तो फिर इन्होंने क्या किया, 28 फरवरी 1933 को एक फायर डिक्रीज ऑर्डर निकाला जिसमें लोगों की जो सिविक राइट्स है, जो मेन राइट्स होती है कॉमन पीपल की, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली और ये जो थोड़ा बहुत जो डेमोक्रेसी रिपब्लिक वाले वो सब कुछ हटा दिया, जो वेमर रिपब्लिक ने गारंटी की थी, ये सारे के सारे इन्होंने क्या किए, हटा दिए यहाँ से। अब क्या हुआ, इन्होंने स्टार्ट किया कि जो भी कम्युनिस्ट है, जो भी इनके अगेंस्ट है, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में डालना। कंसंट्रेशन कैंप्स वाज वेरी वेरी यू कैन से ट्रॉमेटिक थिंग, जहाँ पे लोगों को ले जाके दे यूज्ड टू किल देम। गैस चैम्बर्स होते थे, गैस चैम्बर्स में ये लोग पॉइजनस गैस रिलीज करके लोगों को मारते थे, बहुत अलग अलग तरीके से मारते थे, बहुत टॉर्चर करके मारते थे। इसके बारे में आगे डिटेल में है। तो बेसिकली इन्होंने उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इनेबलिंग एक्ट पास किया जिसने डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर ली 3 मार्च 1933 को। और हिटलर ने अब सारे के सारे पावर्स क्या कर लिया, अपने हाथों में ले लिए, पार्लियामेंट को हटा दिया, सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ट्रेड यूनियन, सबको बैन कर दिया नाजी पार्टी के अलावा, सब कुछ अपने अंदर ले लिया, इकोनॉमी, मीडिया, एवरीथिंग अंडर देम। और अलग पूरा प्रॉपर चेक रखते थे, वो प्रॉपर उनकी यूनिफॉर्म में ऑफिसर्स होते थे, थोड़े से विदाउट यूनिफॉर्म भी होते थे, सीक्रेट एजेंट जैसे, जो चेक करते थे कि कोई भी इनके खिलाफ कुछ बोले ना। ठीक है, अब इसमें ये जब हिटलर आए तो हम देखेंगे कि हिटलर ने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर दी और ही सेड कि नाउ वी नीड टू मोर फोकस ऑन द डिक्टेटरशिप। तो डेमोक्रेसी तो डिस्ट्रॉय कर दी थी, बट ही ऑल्सो डिड फ्यू यू कैन से डेवलपमेंटल वर्क। क्या थे, सबसे पहले तो जो इनके इकोनॉमिस्ट थे हिटलर के, द नेम इज वॉल्मर शाह, ये जो है ही वॉज एक्चुअली वेरी यू कैन से इंटेलिजेंट पर्सन एंड इकोनॉमिक वाइज वेरी वाइज। तो इन्होंने बोला कि हमें अपनी जर्मनी को वापस से डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक करने के लिए हमें फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट करना है, और वो भी स्टेट फंडेड, यानी गवर्नमेंट फंड करके काम क्रिएट करे, जिससे क्या है, इससे क्या होगा, देखो जैसे ज्यादा लोगों को काम पे रखा तो ज्यादा लोगों की इनकम बढ़ी तो वो ज्यादा सामान खरीदेंगे, अब ज्यादा सामान खरीदेंगे तो ऑब्वियसली और ज्यादा सामान प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो और ज्यादा सामान प्रोड्यूस करने के लिए और ज्यादा लोगों को काम पे रखना पड़ेगा, और ऐसे क्या होता रहेगा, कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होने लग गई और सबकी इनकम बढ़ने लग जाएगी। तो ये इनका प्रोग्राम था और ये बहुत सक्सेसफुल भी हुआ। इसी टाइम पे हम देखेंगे जो पीपल्स कार है जिसको फॉक्स वैगन बोलते हैं, ये भी इस टाइम पे ही बेसिकली प्रोजेक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको प्रोड्यूस करने का। अब इस साइड पे तो इकोनॉमी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, इस साइड पे हिटलर ने एम बना लिया कि अब मैं जो है रिवेंज लूंगा किस चीज का, धीरे धीरे मुझे पॉलिटिकली भी क्या करना है, अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाना है। तो सबसे पहले तो लीग ऑफ नेशन से निकले। लीग ऑफ नेशन क्या होगी, जैसे पीस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि
जैसे अपने यूनाइटेड नेशंस है ना, अभी उसी टाइप से लीग ऑफ नेशंस बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, कि ऐसी आगे और सिचुएशन ना आए जो इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो सब मिलके एक साथ रहते हैं और लड़ाई मतलब अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो लीग ऑफ नेशन से निकले ही 1933 में, राइनलैंड को वापस से ऑक्यूपाई कर लिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक साथ मिला लिया और स्लोगन दिया वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। ठीक है, तो वन एम्पायर वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर मिलके वो लोग ये दो कंट्रीज जो आपस में साथ हो गई। उसके बाद उन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग एरिया को अपने अंडर ले लिया, चेकोस्लोवाकिया को, सुडेटेनलैंड, ये सारी जगह को अपने अंडर ले लिया धीरे धीरे कि हम लोग सब एक है या फोर्सफुली एंड एनीवे बेसिकली ये कर रहे थे और इनको समवॉट सपोर्ट था इंग्लैंड। अब बिकॉज ये जो वर्सेस की ट्रीटी थी बहुत ज्यादा हार्श थी, इसका ही हम बोलेंगे समवॉट बदला लेने के लिए ये कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे ही ये हिटलर सक्सेसफुल हो रहे थे तो ये और आगे पॉलिटिकली और एक्सपैंड करना चाहते थे। इस टाइम पे इनकी जो इकोनॉमिस्ट थे हॉलमर शॉ, इन्होंने ये बोला कि सर अपने को आर्मामेंट पे कम खर्च करके अब अपने को ये इकोनॉमी पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग है, पैसे अभी इतने पास नहीं है, इकोनॉमी इतनी भी डेवलप नहीं हुई है। पर कॉशियस पीपल जो बहुत ज्यादा सोच के ध्यान से ऐसे शांत सावधानी से चलते हैं, उनके लिए नाजी जर्मनी में कोई जगह नहीं थी और उन्होंने ऑब्वियसली उनको वहां से निकाल दिया। और हिटलर ने बोला कि नहीं, आई हैव टू नाउ एक्सपैंड एंड समहाउ टेक द रिवेंज ऑफ व्हाटएवर वाज डन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद जर्मनी एंड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब उन्होंने हर तरीके से अपने रिसोर्सेज इकट्ठे किए कि आई एम रेडी टू फाइट द वॉर। सितंबर 1939 में जर्मनी ने क्या किया, इन्वेड कर लिया किसको, पोलैंड को, जिसके कारण एक उनकी वॉर शुरू हो गई। ऑब्वियसली फ्रांस और इंग्लैंड ने सोचा कि ये ज्यादा ही एक्सपैंड हो रहा है जर्मनी, तो इसके अगेंस्ट अपने भी वॉर स्टार्ट कर देते हैं। सितंबर 1940 को उन्होंने एक ट्रिपार्टाइट पैक्ट साइन की, किसने, तीन कंट्रीज ने, जर्मनी, इटली और जापान। आई एम रिपीटिंग, जर्मनी, इटली और जापान ने ट्रिपार्टाइट पैक्ट साइन किया 1940 में कि हम लोग तीनों साथ मिलकर क्या करेंगे, वॉर करेंगे अगेंस्ट द अदर पावर विच इज फ्रांस एंड इंग्लैंड। अब जो ये नाजी जर्मनी है ये बहुत पार्ट्स ऑफ यूरोप में हमने देखा कंट्रोल कर चुकी है। तो अब 1940 के अराउंड हिटलर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, एकदम अपने टॉप पे पहुंच गया था। तो इसने अब सोचा कि मैं ईस्टर्न यूरोप के मतलब अब मैं बाकी यूरोप जो पोर्शन है वहां पे भी क्या कर लूं, अपना कंट्रोल कर लूं, ईस्टर्न यूरोप एज वेल एज वेस्टर्न यूरोप। और वो चाहते थे कि भाई मेरे जो जर्मन लोग हैं उनके लिए ज्यादा स्पेस हो रहने के लिए, ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो। और फिर जर्मनी ने अटैक किया सोवियत यूनियन पे जून 1941 में। ये सबसे बड़ी गलती थी, इसको हिस्टोरिक ब्लंडर बोलते हैं हिटलर का, क्योंकि इससे क्या हुआ, जर्मनी जो है वेस्टर्न फ्रंट पे तो ब्रिटिश, एक साइड से ब्रिटिश से लड़ रही थी और दूसरी साइड पे अब इन्होंने सोवियत यूनियन को भी अटैक कर दिया। तो दोनों साइड से फाइट करना मुश्किल हो रहा था। रशिया की आर्मी बहुत, सोवियत यूनियन की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी और उन्होंने जर्मनी को स्टालिनग्राड में बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हरा दिया। और ऑब्वियसली जर्मनी के सोल्जर्स को अब पीछे जाना पड़ा बर्लिन की तरफ, बिकॉज जो सोवियत की आर्मी है उन्होंने जर्मनी को बुरी तरीके से डिफीट कर दिया था। इसी टाइम पे मीनवाइल यूएस जो है इट नेवर वांटेड टू एंटर द वॉर बिकॉज इट न्यू कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इतना बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ है और बाकी भी जितनी प्रॉब्लम्स हुई है, दे डिड नॉट वांट कि ऐसे वापस सिचुएशन आए, सो दे वर नॉट विलिंग। बट एक्चुअली में क्या हुआ, जापान अपना पावर बढ़ाना चाह रहा था, इसीलिए इट अटैक फ्रेंच इंडो चाइना एंड इट वाज आल्सो प्लानिंग नाउ टू अटैक द यूएस नेवल बेसेस इन द पैसिफिक एरिया। तो जापान ने एक्सटेंड किया सपोर्ट हिटलर को, वार्न किया यूएस के पर्ल हार्बर पर। अब जब नाउ व्हेन इट हैज अटैक्ड यूएस विल नॉट स्टे क्वाइट, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, तो वो तो खुद ही आना नहीं चाह रहे थे वॉर में, पर अगर जापान ने अटैक किया
ऑब्वियसली अब तो चुप बैठेंगे नहीं, दे विल नॉट स्टे क्वाइट। यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर किया, एंटर करते ही यू नो कि वॉर एंडेड बाय हिटलर्स डिफीट एंड द डिफीट ऑफ देयर साइड बेसिकली, और यूएस ने ड्रॉप कर दिया था फाइनली एटम बॉम्ब हिरोशिमा इन जापान से, जिससे जापान के ऊपर बहुत अपने को पता है कितने नेगेटिव इफेक्ट है जो हमें आज तक भी पता है। तो बेसिकली ऐसे फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। और इस सेकेंड वर्ल्ड एंड होने के बाद जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट स्टोरी थी क्या थी कि एक बच्चा है हेलमट और उसके फादर की स्टोरी की, उसके फादर और उसके फैमिली डर रहे हैं कि अब तो जर्मनी हार गई है, तो कहीं जर्मनी के साथ वैसा ना हो, जर्मनी के लोगों के साथ जैसा जर्मनी ने काफी ज्यूज और जो बाकी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनके साथ जितनी बुरी तरीके से उनको टॉर्चर करके मारा है वैसा ना हो। तो वो वाली चीज जो है वो पूरा इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद आएगी वो स्टोरी, ठीक है। तो विद दिस वी अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट कि हुआ क्या था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। अब मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ कि उन्होंने बहुत टॉर्चरसली बहुत बुरी तरीके से मारा था ज्यूस को और बाकी लोगों को, तो उसके पीछे उनका व्यू क्या था? तो एक बेसिक आइडियोलॉजी थी, एक सोच थी, वो हिटलर की थी, उसी को हम नाजी की सोच बोल देते हैं। उसके हिसाब से जो सोसाइटी है ना वो रेशियली डिवाइडेड है, हायरार्की है, ऑर्डरवाइज अरेंज्ड है, जिसमें सबसे ऊपर तो है नॉर्डिक जर्मन आ रहे हैं, ठीक है, और सबसे नीचे है ज्यूज। और इनके हिसाब से ही सेड कि जो अपर सेक्शन है, ये जो अपर हम बोलेंगे रैंक वाले लोग हैं, सिर्फ इन्हीं को अच्छे से जीने का हक है, बाकी को जीने का हक नहीं है, ये लोग इम्प्योर है, इनको सीधा मार दो। तो दैट इज व्हाट ही सेड, और इसके लिए इन्होंने बहुत कुछ मतलब रीजन दिए थे विच वर एक्चुअली नॉट करेक्ट। इन्होंने बोला था कि भाई जो जैसे चार्ल्स डार्विन ने दी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वैसे ही मैं कर रहा हूँ, फिटेस्ट वो है वो सबसे सुपीरियर नॉर्डिक जर्मन आर्यन था, बाकी को मार दो। और चार्ल्स डार्विन वगैरह ने तो ये बोला था कि नेचर डिसाइड करती है कि कौन जो सस्टेन कर पाता है, रह पाता है, वो सर्वाइव करता है, बाकी नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा लेबेनस्टॉर्म बोला था जिसमें उन्होंने बोला मुझे अपने लोगों के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा हमें रिसोर्सेज चाहिए अपने लोगों के लिए, और ये सेट कि सिर्फ जर्मन नॉर्डिक आर्यन और थोड़े और जो लोग हैं वो डिजायरेबल है, बाकी सारे अनडिजायरेबल है, सबको मारो। और वो बुरी तरीके से मारते थे, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में लेके जाते थे और उनको गैस चैम्बर्स में डालते थे, अलग अलग उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते थे और उनको दे यूज्ड टू किल देम। और ये वर्ड से छुपा हुआ था, आई टेल यू हाउ। एंड सबसे ज्यादा वो ज्यू से इसलिए नफरत करते थे, ही सेड दैट इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कि भाई ये लोग क्यों खराब है, क्योंकि भाई ये लोग जो है ये लोग ही किलर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट है, और ये लोग तो ऐसे मनी लेंडर्स है जो लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके जो है मतलब पैसे देते हैं, तो ये लोग अच्छे लोग नहीं है, तो इन्हें मार देना चाहिए अपने को। तो जब सबसे पहले पोलैंड को इन्होंने नाजी ने अपने अंडर लिया था ना, तो पोलैंड के लोगों को इधर उधर कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया था, और जो अच्छी अच्छी जगह वो अपने जर्मन लोगों को दे दी थी। और फिर ट्राई मतलब बच्चों को चेक करते थे कि अगर नॉर्डिक जर्मन या आर्यंस है तब तो उनको जिंदा रखते थे, वरना कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज देते थे। तो ये अलग अलग तरीके से रेस चेक करते थे, बोलते थे हमारे पास रेस एक्सपर्ट्स है, वो रेस चेक करते हैं इस टाइप से। और उसके बाद हम ये नोटिस करेंगे कि इन्होंने ये चीजें फैलाई कैसे, ये जो नाजी आइडियोलॉजी है ना, ये इन्होंने बच्चों में स्टार्टिंग से डालना शुरू किया। कैसे डालना शुरू किया कि स्कूल्स में बुक्स में ऐसी चीजें लिखते थे कि है ना ये लोग अच्छे नहीं है ज्यूज, आपको सोचना ऐसे है, गुड जर्मन बच्चे ऐसे होते हैं, हिटलर के लॉयल होते हैं, ज्यूज के बच्चों को और जो अनडिजायरेबल मतलब पूरे फिट नहीं थे उनको भी ये लोग स्कूल से निकाल देते थे, टीचर्स यूज नहीं होते थे उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज देते थे। बच्चे जो हैं उनको स्टार्टिंग से ये चीज समझाते थे कि आपको एक एज के बाद आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, आपको नाजी है, हमें अपनी जर्मनी को अच्छा रखना है। बाद में उन्होंने यूथ लीग ऑफ नाजी शुरू की थी 1922 को, जिसको हिटलर यूथ के नाम से कर दिया था। और हर तरीके से वो कोशिश करते थे कि बच्चों के अंदर से बचपन से उनमें ये चीज आ जाए कि नाजी अच्छे है, नाजी हमें इसी तरीके से जीना है, बाकी लोग अच्छे नहीं होते, ये वाली चीजें। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड में क्या है, ऐसे तो
हिटलर बोलते थे कि मेरी जो एम्पायर है, मेरा जो रूल है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस जो है वो मदर की है, पर वो सारी मदर्स के लिए इक्वल नहीं थी। पहले तो वो बोलते थे कि मेन जो है वो मस्कुलिन होने चाहिए और स्टील हार्टेड होने चाहिए, आर्मी होने चाहिए, ऐसी स्पोर्ट्स सिखाते थे उनको। जो फीमेल है वो गुड मदर्स होनी चाहिए और प्योर ब्लडेड आर्यंस होनी चाहिए। मतलब ऐसी मदर्स जिन्होंने सपोज ज्यू से या किसी से शादी कर लिया है और अगर उनके बच्चे जो है मिक्स ब्रीड के, तो उनको बुरी तरीके से इंसल्ट किया जाता था सोशली। और जो मतलब जैसे ब्लैक फेस करके रोड पे घुमाया जाता था और मतलब टोटली उनको बॉयकॉट और सोशली बहुत ज्यादा मतलब बैड उनके साथ टॉर्चर जैसे किया जाता था, बिहेव किया जाता था। उनको मतलब रोड पे लेके जाते थे और पूरा ब्लैक फेस करके कि इन्होंने ऐसे किया और उनको ह्यूमिलिएट करते थे। और वही अगर आप प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्यन की मदर हो 4 चिल्ड्रन की, तो आपको ब्रॉन्ज का क्रॉस देते हैं, क्रॉस जो कि का सिंबल होता है। और अगर 6 बच्चे आपके हैं तो सिल्वर, और अगर 1 बच्चे हैं तो गोल्ड क्रॉस बताओ। और मतलब उनको हर जगह डिस्काउंट मिलता था, अच्छी ट्रीटमेंट मिलती थी। अब एक और चीज आई टोल्ड यू कि वो लोग मतलब वर्ल्ड को पता नहीं चलने देते थे ऐसा कुछ हो रहा था। कैसे? वो लोग ऐसे टर्म यूज करते थे, स्पेशल ट्रीटमेंट, इनके साथ तो फाइनल सॉल्यूशन हो रहा है, डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, मतलब एथुनेसिया हो रहा है, ये सारी चीजें। और उसके बाद जिसमें ये लोग क्या करते थे, ऐसे लेके जाते थे, बहुत बार ड्यूज को भी पता नहीं होता था कि उनको ले जाके मार देंगे। उनको बोलते थे एक भाई ऐसी जगह जाओ, यहाँ पे है ना इस रूम में आपको डिसइंफेक्ट करेंगे, प्योर हो जाओगे आप। शावर जैसा कुछ होता था, उससे पॉइजनस गैस आती थी और वो फिर मर जाते थे। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते थे उनसे। अब इसके अलावा हम ये भी नोटिस करेंगे कि इन्होंने मीडिया, मूवीज जैसे इटर्नल ज्यूज में दिखाते थे कि ज्यूज बहुत खराब है, ऐसे लोग होते हैं, अच्छे नहीं होते, तो लोगों के दिमाग में हर तरीके से डाल देते। तो उसके बाद ऑर्डिनरी लोग क्या सोचते थे इससे रिलेटेड? ऑर्डिनरी लोग ये सोचते थे, कुछ तो सोचते थे जो जर्मन है वो सोचने लग गए थे हाँ ज्यूज खराब है, वो लोग खुद इन्फॉर्म कर देते थे कि ये लोग ज्यूज है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था, पर वो इस डर के मारे नहीं बोलते थे कि वो बोलेंगे तो कहीं उनको शादी वैसा ना हो। और कुछ लोग जो है, जो बेचारे ज्यूज है, वो तो बेचारे रोज के रोज ये सोच के मरते थे कि आगे क्या होगा उनके साथ। और लास्ट हम ये बोल सकते हैं कि वो लोग जिस जगह पे रखते थे उनको, हॉलोकॉस्ट, जहाँ पे ये न्यूज आई ना कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने वाला है और ये लोग हारने वाले हैं, तो उस जगह पे कंसंट्रेशन कैंप है जहाँ पे इनको रखा जा रहा था ना, ये लोग सिर्फ इतना सोचते थे, जैसे एक एग्जांपल है एक आदमी का, वो बोला बस आधे घंटे में जिंदा रह जाऊं ताकि मैं वर्ल्ड को ये बता सकूं कि ये लोग जर्मनी वाले लोग यहाँ पे क्या क्या कर रहे थे, लोगों को किस तरीके से टॉर्चर कर रहे थे। और ये लोग, वो लोग तो कभी भी ये चीज बाहर नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि उनको जैसे ही न्यूज पहुंची कि हारने वाला है वर्ल्ड, ये जर्मनी वर्ल्ड वॉर में, तो ये लोग सारे डॉक्यूमेंट जलाने वलाने भी लग गए। और एक और चीज है, ये लोग तो टर्म्स भी ऐसे यूज करते थे, फाइनल जजमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट, डिसइंफेक्टेंट, सिलेक्शन, एथुनेसिया, तो लोगों को पता ही नहीं चले। पर ये जो लोग हैं जो वहाँ पे रहते थे, वो लोग फिर भी लिख लिख के डायरीज में और अलग चीजों में सेव करके रखते थे। वहाँ कैसे किसी किसी ने, जैसे वो कैंस होते हैं ना, मिल्क कैन, उसमें लिख के सबूत के तौर पे उसको बंद करके रख दिया कि लोग बाद में इसके बारे में पढ़े। ऐसी बुक में एक पिक्चर दी हुई है, डेनमार्क सीक्रेटली रेस्क्यूड देयर ज्यूज फ्रॉम जर्मनी, एक छोटी सी बोट में छुप छुप के। तो अपने पास एविडेंसेस हैं जिससे अपने को पता चलता है कि बहुत ज्यादा टॉर्चरस तरीके से हिटलर ने लोगों को मारा था अपनी आइडियोलॉजी के कारण। और जो लोग हैं उनके अपने पास उनके बहुत सारे प्रूफ्स हैं, हिस्ट्री है, मेमोरी है कि कैसे बुरी तरीके से ट्रीट किया हुआ था। और जो लोग सरवाइव हो गए, अभी भी कुछ है जो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। और कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे आई सीन अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ वेरी एजेड पर्सन हु सीक्रेटली अपनी वाइफ को भी नहीं बताया, डायरी में लिखा था, वहां से बच्चों को छुपा के ले जाके अच्छे घरों में अडॉप्ट करवा देते थे और सबके नाम लिखे हुए थे, अराउंड 690 या कितने बच्चों को। और फिर एक दिन जब उनकी वाइफ को वो डायरी मिली तो उन्होंने उसके लिए स्पेशल ऑर्गेनाइज ऑडिटोरियम सेट किया और उन सारे बच्चों को जो अब बड़े हो चुके थे उनको बुलाया और वो उसके रिस्पेक्ट में खड़े हुए, उसको आइडिया भी नहीं था।
So obviously there were few people who tried in their way to help few people, और अपने पास ये जो memories है इस पे और history है written होकर, उससे अपने को उस time period के बारे में पता चलता है about the bad thing and how few people survive. वो अपनी बातें बताते हैं, जैसे one documentary, one granddaughter is telling about her grandmother how she survived, and as I said, one person who saved so many kids and helped them to live a nice life. तो इसमें बस हम फाइनली वाइंड ऑफ ये कर सकते हैं that this is a very dark phase of history where, और फाइनली समवेयर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल भी ये थे. इसीलिए हम आगे देखेंगे कि जो आगे चीटी साइन की थी ना, चीटी ऑफ न्यूरमबर्ग में एक ट्रिब्यूनल बैठा था, उसमें चीटी ज्यादा हार्श नहीं की थी. सिर्फ बहुत कम लोगों को, अराउंड only few people were given the death punishment because they wanted कि ऐसा ना हो कि जैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना वर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इतना वर्स हुआ, वैसे ही कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी कोई हिटलर जन्मे. इसलिए only 11 leading Nazis were put to death and few were given only some punishment, ताकि ऐसा कुछ फ्यूचर में ना हो. So with this we complete the history of Nazism and Hitler. I think everything was clear. Now we'll meet in the next class.